नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में पिछली दो वीडियोस में हमने देखा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। इनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल हमने देख लिया है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मान लो एग्जाम में आ जाता है कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए या इनमें अंतर बताइए। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? डिफरेंस या फिर कंपैरिजन, जैसे भी क्वेश्चन आए उसके आधार पर आप देख लीजिए, जितने मार्क्स का आए उसके आधार पर आप देख लीजिए कितना लिखना है, नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पर 4 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में बात करूंगा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, वो आधार जिनके आधार पर डिफरेंस किया गया। दूसरे कॉलम में मे प्रिज्यूम, तीसरे में शैल प्रिज्यूम, चौथे में कंक्लूसिव प्रूफ। पहले में उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा एंड निश्चयक सबूत। पहली बात लेते हैं जिसके आधार पर डिफरेंस करेंगे, मीनिंग, अर्थ क्या है इनका। जब भी आप डिफरेंस करें तो ये कुछ पॉइंट लिखकर जरूर आएंगे। अर्थ देखिए, मे प्रिज्यूम के मामले में कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, एक तथ्य को प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, और प्रिज्यूम करने का मतलब कि ये एग्जिस्टेंस में है, इसका अस्तित्व है और ये प्रूफ मैंने मान दिया है, ऐसा मान सकता है, कंपल्सरी नहीं है। ये उस जज की डिस्क्रिशन होगी, उस कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि वो उसको प्रूव्ड माने या फिर प्रूव्ड ना माने। तो दोनों तरफ बातें यहां पर हो सकती हैं। तो जज साहब की यहां पर डिस्क्रिशन है, बट शैल प्रिज्यूम में कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहां पर मे प्रिज्यूम डिस्क्रिशन है, बट यहां पर शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, एक तथ्य को उन्हें प्रूव्ड मानना ही पड़ेगा। जहां जहां लॉ ने डायरेक्शन दी है, जहां जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम या दूसरे लॉज ने लिखा है कि आपको ऐसा तथ्य प्रूव्ड मानना पड़ेगा, शैल के साथ लिखा है तो मानना पड़ेगा, वहां जज साहब की डिस्क्रिशन नहीं है। यहां पर बाउंड है जज साहब, कब तक? जब तक दूसरी पार्टी उसको रिबट नहीं कर देती है। बट तीसरे पॉइंट में कंक्लूसिव प्रूफ में द कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट द डिक्लेयर्ड फैक्ट। किसी फैक्ट को अगर निश्चायक सबूत डिक्लेयर कर दिया है किसी भी लॉ ने, इंक्लूडिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो फिर ऐसे फैक्ट को प्रूव्ड माना ही जाएगा। जज साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है और दूसरी पार्टी के पास इसे डिस्प्रूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई एविडेंस इसके अगेंस्ट, इसके डिस्प्रूव को, इसको रिबट करने के लिए कोई एविडेंस देने का रास्ता नहीं है। रिबटल इसका अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे कितनी ही अच्छी एविडेंस दूसरी पार्टी के पास हो। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने स्टोरी सुनाई थी रोहन की और नेहा की। वहां नेहा ने रोहन के दिल्ली छोड़ने के 10 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया था। अगर आप जज हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, रोहन उठाता है इस क्वेश्चन को कि नेहा ने जो बच्चे को जन्म दिया वो मेरे दिल्ली छोड़ने के, दिल्ली से कनाडा जाने के 10 महीने के बाद जन्म दिया है, इस आधार पर मैं कहता हूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेजिटिमेट चाइल्ड मेरा नहीं है, ये अधर्मज बच्चा है। अगर आप जज हैं तो क्या मानेंगे कि ये बच्चा रोहन का है या नहीं है? बस एक फैक्ट आपके सामने प्रूव हुआ कि हाँ, जिस दिन से शादी हुई उस दिन से जिस दिन तक बच्चा पैदा हुआ शादी चल रही थी, शादी अभी, मैरिज अभी डिसॉल्व नहीं हुई थी, इनका डाइवोर्स नहीं हुआ था। तो आप जज हैं तो आप क्या मानेंगे? कमेंट करके बताइए कि क्या बच्चा ये रोहन का है या बच्चा रोहन का नहीं है। तो निश्चायक सबूत पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है। दूसरा पॉइंट लेंगे आप, सेक्शन ऑफ डेफिनेशंस। मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच में लिखी गई। शैल प्रिज्यूम की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल में लिखी गई। एंड निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखी गई। निश्चायक सबूत पहले इसलिए आया है बी में क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये डेफिनेशंस लिखी गई हैं सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो 2 पॉइंट तो हुए डिफरेंसेस के या कंपैरिजन के। तीसरा पॉइंट, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का विवेक कितना काम करेगा इन उपधारणाओं के लिए। तो मे प्रिज्यूम के लिए देखिए,
ये जो प्रिजम्पशन है डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन है, विवेकाधीन उपधारणा है। जज साहब का विवेक यहां पर काम करेगा, जज साहब को अपना विवेक लगाना है, परिस्थितियों को देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि मैं इस फैक्ट को प्रिज्यूम मानूं या ना मानूं। तो इट इज अ डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन, विवेकाधीन प्रिजम्पशन। नंबर 2 सेल्फ प्रिज्यूम, देखिए मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, आदेशात्मक उपधारणा है कि अगर एक बार लॉ ने कह दिया कि कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम, तो अब कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा पहले, चाहे बाद में वो डिस्प्रूव कर दे दूसरी पार्टी, इसलिए आदेशात्मक प्रिजम्पशन है। एंड निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ भी मैंडेटरी प्रोविजन है, और इसको मैं एक दूसरा नाम और देता हूं, घोषणात्मक उपधारणा। आदेशात्मक के साथ साथ घोषणात्मक उपधारणा, वो इसलिए कि जब आपने डेफिनेशन पढ़ी कंक्लूसिव प्रूफ की, तो वहां पे लिखा गया था कि व्हेनेवर वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, तो ये डिक्लेरेटिव है, घोषणात्मक है। एक तथ्य को अगर एक बार कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया है किसी दूसरे तथ्य का, तो पहले ही तथ्य को साबित करना है, दूसरा ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। आदेश है ऐसा, ऐसी घोषणा कर दी है लॉ ने। तो तीसरा पॉइंट हुआ। अब चौथा पॉइंट देखें, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। ऑनस, ऑनस किधर से किधर पेंडुलम की तरह आ जा सकता है, सबूत का भार कभी शिफ्ट नहीं होता, ओनस शिफ्ट होता है। तो मे प्रिज्यूम के मामले में देखिए नो शिफ्ट, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बर्डन रिमेन्स ऑन द पार्टीज अनलेस द कोर्ट प्रिज्यूम अ फैक्ट। मैंने क्यों लिखा है कि बर्डन शिफ्ट नहीं होता है मे प्रिज्यूम से? देखिए मे प्रिज्यूम, प्रिजम्पशन कब शुरू होती है? जब मैटर कोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि प्रिज्यूम किसको करना है? कोर्ट को। कोर्ट के सामने जब मैटर होगा, देन कोर्ट डिसाइड करेगी कि मैं इस फैक्ट को प्रिज्यूम, मैं इस फैक्ट को प्रूव मानूं या इस फैक्ट को प्रूव नहीं मानूं। तो इस मैटर के कोर्ट में आने से पहले पहले क्रिमिनल मैटर में पुलिस और सिविल मैटर में प्लेंटिफ, उनकी ड्यूटी है कि वो एविडेंस रखें रिकॉर्ड पर, पूरी कोशिश करें कि एविडेंस आ जाए ऐसे फैक्ट को प्रूव करने के लिए। बट अगर एविडेंस नहीं आ पाई है, देन वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए हम एविडेंस नहीं ला पाए हैं, मिली नहीं, हमने कोशिश जरूर करी, बट इससे कनेक्टेड फैक्ट हमने प्रूव कर दिए हैं, और इससे कनेक्टेड फैक्ट प्रूव हो जाने के कारण लॉ कहता है कि यू मे प्रिज्यूम, तो काइंडली प्रिज्यूम। तो शिफ्ट तभी होता है यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ, जब कोर्ट एक बार प्रिज्यूम कर लेगी, और कोर्ट जब प्रिज्यूम करेगी, जब कोर्ट के सामने मैटर होगा, उससे पहले पहले इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पुलिस को एविडेंस देनी है, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ मे प्रिज्यूम में शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन सेल्फ प्रिज्यूम में देखिए कि यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, क्योंकि कोर्ट को अगर कनेक्टेड फैक्ट प्रूव कर दिए गए हैं प्रूव्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इनके आधार पर जहां डायरेक्शन दी है लॉ ने कि अब इनके आधार पर तीसरे फैक्ट को आप प्रूव्ड मानेंगे, तो वहां पर शिफ्ट हो गया। अगर इसके लिए एविडेंस नहीं भी दी गई तो वहां, क्योंकि कोर्ट बाउंड है, इसलिए अगर एविडेंस नहीं भी दी गई है तो प्रूव तो मान लिया जाएगा, लेकिन ये शिफ्ट टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्या मतलब कि अगर दूसरी पार्टी ने डिस्प्रूव कर दिया तो अब तो फैक्ट डिस्प्रूव हो गया, अब वापस दोबारा जाके इन्वेस्टिगेशन करके आप एविडेंस नहीं लेके आ पाओगे कोर्ट पर, कोर्ट के सामने। इसलिए ये टेम्परेरी शिफ्ट है, और प्रोसिक्यूशन को हमेशा कोशिश करनी चाहिए उस फैक्ट को भी एविडेंस से प्रूव करने की जहां पर सेल्फ प्रिज्यूम भी लिखा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर कर सकते हैं तो एविडेंस से प्रूव करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेरी शिफ्ट है तो एडवर्स पार्टी इसको रिबट कर सकती है और डिस्प्रूव भी कर सकती है जो फैक्ट प्रिज्यूम कर लिया गया था। अब देखिए कंक्लूसिव प्रूफ में बर्डन ऑफ प्रूफ कैसा है। देखिए ऑलवेज एडवर्स पार्टी पर ही इसका बर्डन होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा फैक्ट है जो केवल और केवल एक फैक्ट प्रूव करने से दूसरा फैक्ट प्रूव मानना ही पड़ेगा, और एविडेंस देने की परमिशन नहीं।
तो हमेशा ही हमेशा, बल्कि इसको आप दूसरे शब्दों में ये कहें तो यहां तो बर्डन ऑफ प्रूफ की आप बात ही मत करो, शिफ्ट की बात ही मत करो, क्योंकि एक बार ये फैक्ट जो डिक्लेयर हुआ था वो प्रूव्ड मान लिया गया, तो अब एविडेंस देने की परमिशन ही नहीं है। ये रोहन का बच्चा है या नहीं, क्योंकि लॉ ये कहता है कि बच्चे का जन्म तब हुआ हो जब मैरिज चल रही थी, मैरिज अभी टूटी नहीं थी, डाइवोर्स हुआ नहीं था, उस पीरियड में बच्चे का जन्म हुआ हो, पीरियड कितना भी हो, शादी के बाद 20 महीने के बाद बच्चा हुआ हो, शादी के 2 महीने बाद बच्चा हुआ हो, तो वो बच्चा उसी पिता का माना जाएगा, उसी आदमी का माना जाएगा जिसके साथ इस मदर की शादी हुई है और चल रही है। दूसरा भी फैक्ट है इसमें, तो वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एविडेंस। अगर एविडेंस ला दी गई, एक फैक्ट को प्रिज्यूम कर लिया गया, एक फैक्ट को कोर्ट ने प्रूव्ड मान लिया, चाहे मे प्रिज्यूम से, चाहे सेल्फ प्रिज्यूम से, चाहे कंक्लूसिव प्रूफ से, अब उसके लिए एविडेंस आती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, हालांकि बता दी है मैंने बात। तो देखिए, ऑन एविडेंस इट मे बी डिस्पेंस्ड विद, इसको एविडेंस लाकर रिबट किया जा सकता है, तो रिबटेबल प्रिजम्पशन है। रिबटेबल प्रिजम्पशन मतलब खंडन किया जा सकता है, ऐसी प्रिजम्पशन। सेल्फ प्रिज्यूम में देख लीजिए, ऑन एविडेंस इट मे ऑल्सो बी डिस्पेंस्ड विद, इट मींस ये भी रिबटल है, बस अंतर इतना है कि यहां पर प्राइमा फेसाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, बाद में एविडेंस आई तो रिबट भी हो जाएगा। दूसरी बात, निश्चायक सबूत। भैया यहां पर तो एविडेंस अलाउड ही नहीं की जाएगी, इट मींस रिबटल अलाउ ही नहीं किया जाएगा, रिबटल की खंडन करने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी कंक्लूसिव प्रूफ के लिए। अगला पॉइंट देख लीजिए आप, लीगल फोर्स कितना है, कानूनी बल कितना है तीनों उदाहरणों में। तो मे प्रिज्यूम की बात करें तो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिजम्पशन है। वीकेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिजम्पशन मतलब सबसे कमजोर उपधारणा है, 2 मिनट में हवा हो सकती है। पहली बात तो हो सकता है उपधारणा करे ही ना कोर्ट, और अगर कर भी लिए तो रिबटल पूरा खाली छोड़ा हुआ है, दूसरी पार्टी एविडेंस देकर रिबट कर सकती है। सेल्फ प्रिज्यूम की देखिए कानूनी फोर्स, लीगल फोर्स कितना है, ये मीडियम फॉर्म ऑफ प्रिजम्पशन है। मीडियम फॉर्म ऑफ प्रिजम्पशन का मतलब स्ट्रॉन्गर देन मे प्रिज्यूम बट वीकर देन कंक्लूसिव प्रूफ, बीच में है तो बीच का है। मे प्रिज्यूम से ताकतवर है, मजबूत है, बट कंक्लूसिव प्रूफ से कमजोर है, बट कंक्लूसिव प्रूफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजम्पशन, फाइनल है, एकदम फाइनल प्रूफ, इसके लिए कोई भी हिला नहीं सकता इस प्रिजम्पशन को। अगर एक बार प्रिज्यूम कर लिया तो कर, ये है लीगल फोर्स। लास्ट में आप एक एग्जांपल के तौर पे सेक्शंस भी दे सकते हैं। सेक्शन है मे प्रिज्यूम के लिए, देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 113 कैपिटल ए जो करस्पॉन्डिंग है 117 बीएसए की, जहां पर अगर मैरिड वुमेन ने सुसाइड किया है तो किन परिस्थितियों में प्रिज्यूम कर सकती है कोर्ट कि ऐसी सुसाइड करने के लिए हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स ने अबेट किया होगा, दुष्प्रेरण किया होगा। सेल्फ प्रिज्यूम के लिए एग्जांपल है इसके नेक्स्ट सेक्शन 113 कैपिटल बी इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और यहां पर कुछ फैक्ट प्रूव करने के बाद कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि ये जो डेथ हुई थी वुमेन की अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में, वो डौरी डेथ है, दहेज हत्या है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 80 में डिफाइंड एंड पनिशमेंट की गई है। कंक्लूसिव प्रूफ के लिए अगर आपको एग्जांपल देना तो 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, और वो यही है कि रोहन का जो बच्चा है ये रोहन का ही माना जाएगा, चाहे वो 10 महीने, चाहे रोहन के इंडिया छोड़ के कनाडा गए हुए 10 महीने हो गए थे, चाहे 20 महीने हो गए थे, चाहे 2 साल से वो आया नहीं था, शादी के 2 साल बाद बच्चा हुआ था, लेकिन शादी चल रही थी, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ था, तो बच्चा रोहन का ही माना जाएगा, ये कहती है सेक्शन 116 बीएसए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, लॉजिक्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।